नमस्कार। आज हम एम एन रॉय के बारे में अध्ययन करेंगे। एम एन रॉय जिन्होंने नवमानववाद का विचार दिया था और जो बहुत ही प्रसिद्ध उनका विचार है। एम एन रॉय के जीवन परिचय में हम देखें तो उनकी गणना आधुनिक भारत के ऐसे विचारकों में भी होती है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों की मौलिक व्याख्याएं की हैं। उन्होंने साम्यवाद के व्याख्याकार के रूप में और मार्क्सवादी या लेनिनवादी ढांचे में बंधकर साम्यवाद की व्याख्या नहीं की। उनके चिंतन में प्रखर मानवतावादी सोच हमें मिलता है और उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन को नवमानववाद की संज्ञा भी प्रदान की। एम एन रॉय का जो मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के आखोलिया ग्राम में हुआ था। मार्च 1887 में विद्यालय के दिनों से वो क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधियों में रुचि लेने लगे थे। उनकी प्रमुख कृतियों को यदि हम देखें तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो दी वे टू ड्यूरेबल पीस, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना, फासिज्म, इट्स फिलोसफी, प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिस, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, मटेरियलिज्म, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। उनके व्यक्तित्व और विचारों पर हम देखते हैं कि उनके अपने जीवन के अंतिम चरण में बुनियादी मानववाद या नवमानववाद का प्रतिपादन किया, किंतु चिंतन के जिस स्तर तक वे वैचारिक परिवर्तनों की लंबी यात्रा करके पहुंचे थे वो जीवन के विभिन्न चरणों में उनके व्यक्तित्व और चिंतन के अनेक लोगों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पश्चिमी विचार को दिद्रो, हेरोक्लिटस, प्रोटोगोरस, हाउस और मार्क्स आदि का विभिन्न रूपों में उन पर प्रभाव पड़ा था और भारतीय चिंतन परंपरा में भी भौतिकवादी विचारों की खोज कर ली थी। ऋषि कपिल और कणाद के विचारों को रॉय ने भौतिकवादी दर्शन के रूप में मान्यता दी थी। मार्क्सवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रारंभिक राष्ट्रवादी दौर के पश्चात राय मार्क्सवाद की तरफ आकृष्ट हुए थे। उन्हें मानव के समग्र कल्याण के लिए राष्ट्रवाद एक अत्यंत संकीर्ण धारणा प्रतीत हुई थी। मार्क्सवाद में उन्हें मानव की मुक्ति का संदेश सुनाई पड़ा। मार्क्सवाद के प्रति राय का दृष्टिकोण भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सहमति के कुछ संदर्भ थे और कुछ असहमति के संदर्भ थे। उन्होंने मार्क्सवाद की प्रशंसा करते हुए इतिहास में नई बौद्धिक क्रांति की संज्ञा भी दी थी और विश्व की परिस्थितियों की व्याख्या की मार्क्सवादी पद्धति से राय अत्यधिक प्रभावित थे। राय ने मार्क्सवाद को संपूर्ण मानवता के भावी दर्शन की संज्ञा दी और कहा कि मानव के समग्र अतीत का सकारात्मक परिणाम है। उनकी जो सहमति के संदर्भ थे उसमें हम देख सकते हैं विचारों का जो भौतिकवादी आधार था उससे वो पूर्णतः सहमत थे। वैज्ञानिक पद्धति, मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति की उन्होंने प्रशंसा की। मार्क्स का जो पूंजीवाद के प्रति आलोचना का दृष्टिकोण था उसे भी वो पूर्णतः स्वीकार करते हैं। मार्क्स के चिंतन में संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। सर्वहारा वर्ग की विश्वव्यापी चेतना मार्क्स के दर्शन की प्रेरक थी और राष्ट्रवाद की इस आलोचना राय मार्क्स के दृष्टिकोण से सहमत थी कि राष्ट्रवाद श्रमिक वर्ग की विश्वव्यापी चेतना के विकास और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए राष्ट्रों की सीमाओं से परे विश्व भर के लोगों की एकता के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करता है। चिंतन का उनका मानववादी स्वर जो था, केंद्रीय लक्ष्य मानव का कल्याण था। राय के अनुसार मार्क्स का जो केंद्रीय लक्ष्य और मार्क्सवाद के प्रति अपने आकर्षण के प्रारंभिक दिनों में राय मार्क्स के चिंतन को मानव की मुक्ति का चिंतन मानते थे। मार्क्स के दर्शन में कुछ असहमति के बिंदु भी हैं जिससे राय असहमति रखते थे, जिसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना है। राय मार्क्स द्वारा की गई इस व्याख्या को भ्रामक और अपूर्ण मानते थे। मार्क्स के दर्शन में मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा का भी आरोप है। राय ने कहा है कि मार्क्स का आर्थिक नीतिवाद मनुष्य की सृजनात्मक क्षमताओं के महत्व को पूर्णतः स्वीकार कर देता है और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से भी उच्चतर जीवन की कामना करता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी राय आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन के परिणामस्वरूप अर्जित होने वाले अतिरिक्त मूल्य के पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प लिए जाने के कारण ही श्रमिक का शोषण होता है और ये शोषण ही निरंतर चलने वाले वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की भी आलोचना कहते हैं। राय ने मार्क्स के मत से असहमति व्यक्त की कि विश्व में इतिहास के प्रत्येक दौर में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है तथा विश्व का इतिहास वस्तुतः वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। हम देखते हैं कि अनेक बिंदुओं से असहमति रखते हुए राय
वर्गों के ध्रुवीकरण के विषय में भी उनकी धारणा का विरोध करते हैं। साथ ही साथ सरबराह के अधिनायकवाद की भी आलोचना करते हैं। राज्य के विलुप्त हो जाने की मार्क्स भविष्यवाणी के प्रति भी उन्हें आशंका है, क्योंकि समाज की स्थापना के पश्चात राज्य विलुप्त हो जाएगा, ये वह मानते नहीं है। राय ने मार्क्सिस्ट भविष्यवाणी को भ्रांति ही नहीं बल्कि गंभीर असंगति बताया, क्योंकि राज्य का अस्तित्व और स्वरूप मानव सभ्यता के विकास के साथ निर्धारित व रूपांतरित हुआ है। और उन्होंने कहा कि राज्य केवल तभी विलुप्त हो सकता है जबकि मानव सभ्यता पुनः आदिम सभ्यता में लौट जाए। गांधी और गांधीवाद के प्रति जो हम उनका दृष्टिकोण देखते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को स्वीकार करते हैं और गांधीवाद के मूलभूत सिद्धांतों के आलोचक भी बने रहते हैं। अपनी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन में राय ने यह स्वीकार किया कि गांधी ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया तथा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भागीदारी का महत्व प्रतिपादन किया। गांधीवाद के प्रति राय के विरोध के विशिष्ट संदर्भों का हम इस प्रकार देख सकते हैं कि गांधीवाद में ठोस आर्थिक कार्यक्रम का अभाव था, ऐसा राय मानते थे। साथ में वो एक भी कहते थे कि गांधी के वर्ष के सिद्धांत को भी वो उचित नहीं मानते, बल्कि वो सर्वथा विपरीत हितों रखने वाले वर्ग, जमींदार और पूंजीपतियों जैसे शोषकों और कृषकों और श्रमिकों जैसे शोषितों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, जो कि उन्हें व्यावहारिक नहीं दिखाई पड़ता। राजनीति में आध्यात्मिक तत्वों के समावेश की भी उन्होंने आलोचना की, क्योंकि आध्यात्मिकता जहाँ गांधी के राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है, गांधी के लिए सत्य के साक्षात्कार की आध्यात्मिक प्रेरणा है, वहीं राय का मत है कि गांधीवाद में अंतरात्मा के व्यक्तिगत आग्रहों के समक्ष राजनीतिक गतिशीलता की बलि चढ़ा दी। यंत्र औद्योगिकरण और आधुनिक सभ्यता के प्रति गांधी के दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है, क्योंकि गांधी आधुनिक सभ्यता जो कि औद्योगिक व्यवस्था के साथ विकसित होती है उसके कटु आलोचक थे, जबकि राय पूंजीवाद और पूंजीवादी सभ्यता के गांधी द्वारा की गई आलोचना से तो सहमत थे, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति गांधी के आक्षेपों के जो आधार थे उन पर वो असहमत थे। राजनीति में धार्मिक तत्वों के समावेश की भी वो आलोचना करते हैं। गांधी ने राजनीति और धर्म के अनिवार्य समन्वय को आवश्यक माना था, धर्मविहीन राजनीति को मृत्युजाल की संज्ञा दी, किंतु गांधी उन्हीं शिक्षाओं को दोहरा रहे थे राय के अनुसार गांधी उन्हीं शिक्षाओं को दोहरा रहे थे जो कि हिंदुत्व में पहले से विद्यमान थी। राय ने कहा, हिंदुत्व एक गुलाम विचारधारा थी और गांधी उन जेलरों की श्रृंखला में से एक थे जिन्होंने भारतीय मानव को आध्यात्मिकता के नाम पर शताब्दियों से कैद कर रखा था। राय का आरोप था कि गांधी की कार्यशैली अधिनायकवादी थी, क्योंकि अंधविश्वास गांधीवाद का प्रमुख तत्व था। गांधी के सामाजिक दर्शन की भी उन्होंने आलोचना की। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान बदले होने के कारण गांधी सामाजिक दृष्टि से निस्संदेह प्रतिक्रियावादी हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कितने ही क्रांतिकारी प्रतीत हो, ऐसा राय मानते थे। आंदोलन की पद्धति के रूप में अहिंसा की भी वो आलोचना करते थे। साथ ही गांधीवाद की असंगतियों और विरोधाभासों की उन्होंने आलोचना की कि गांधीवाद एक ऐसा संप्रदाय है जिसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। लोकतंत्र के विषय में भी उनकी जो राय थी वो मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में राय की गहरी आस्था थी। उनका कहना था कि मनुष्य नैतिक उत्कृष्टता की ओर अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकता है जबकि उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, और यह स्वतंत्रता उन्हें केवल लोकतांत्रिक प्रणाली में ही प्राप्त हो सकती है। वही मनुष्य को स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त कर सकती है। सांस्कृतिक प्रजातंत्र की उन्होंने आलोचना की, लेकिन बुनियादी लोकतंत्र की जो धारणा थी, राय की मान्यता थी कि लोकतंत्र के बीच में प्रचलित प्रणालियों में से व्यक्ति की उपेक्षा होती है तथा राजनीतिक सत्ता व्यक्ति के हाथों में रहकर सत्ता के केंद्रीकृत निकायों में होती है। राय लोकतंत्र की ऐसी प्रणाली के पक्षधर थे जिसमें जनता संप्रभु शक्ति का निरंतर उपयोग कर सके। साथ ही में वो उन्होंने नवमानववाद की जो धारणा है उसका समर्थन किया। हम देखते हैं कि नवमानववाद राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है और एक विचारधारा के रूप में भी मानव को व्यवस्था का केंद्रीय तत्व और अंतिम साध्य मानता है। मानववादी विचारों का प्रवर्तन राय से पूर्व भी अनेक विचारकों द्वारा किया गया था। उससे पूर्व प्रवर्तित मानवतावादी विचारों में मानव की न्यायसम्मत एक सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था। राय का नवमानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। राय के नवमानववाद के विशिष्ट पक्षों के हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व होता है। व्यक्ति सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार होता है। मनुष्य प्रत्येकवाद का मापदंड होता है। मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या भी की है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव स्वार्थी है। इस बात का राय हमेशा खंडन करते हैं और वह आध्यात्मिक और सामाजिक बाध्यताओं के अधीन ही नैतिक आचरण करता है, इसका भी वो विरोध करते हैं।
उनकी मानवीय विवेक में सदैव ही आस्था रही है, क्योंकि विवेकशीलता मानव स्वभाव का सहज लक्षण है। मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में भी वो विश्वास करते थे। वो मानते थे कि मनुष्य पे कोई बाहर से नैतिकता आरोपित नहीं है, अपितु यह स्वभाव का ही सहज लक्षण है। मानव की स्वतंत्रता भी स्वाभाविक लक्षण मानते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता साधन मात्र नहीं अपितु सम्य साध्य है। उनके अनुसार समस्त सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं मनुष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साधन है। अतः उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रयत्नों में मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना मनुष्य को राष्ट्रीयता के बंधन से मुक्त करके विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन किया। उन्होंने मानववाद के सार्वभौम एकता को मानववाद की सांस्कृतिक उन्नति का आधार माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने मानववाद के प्रति अपने विचार स्थापित किए। राष्ट्रवाद के प्रति भी उनकी जो धारणा थी वो एक संकीर्ण और प्रतीकावादी विचारधारा है। राष्ट्रवाद ऐसा राय मानते थे। उनका मत है कि राष्ट्रवाद मानवता का और राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं में विभाजन करके मानववाद के मध्य प्रेम और साहचर्य के सार्वभौम आदर्श की पूर्ति में बाधक होता है। अंत में हम देखें तो मानवेंद्र नाथ रॉय आधुनिक भारतीय राजनीतिक या एम.एन. रॉय आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का विशेष आयाम प्रस्तुत करते हैं और उनका राजनीति चिंतन लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम है। वे किसी विशेष विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी आदि के सामान्य वर्गीकरणों में उन्हें नहीं माना जा सकता। वे भौतिकवादी होते हुए भी कोई सुखवादी नहीं है। उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधारभूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजन के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। धन्यवाद।